सोनपुर गांव में सोनिया अपनी सास कमला के साथ रहती थी। वो दोनों बेहद ही गरीब थी। उनके पास राधा नाम की एक गाय थी जो दिन में 2 बार सुबह शाम दूध देती थी। उस गाय का दूध बेचकर ही उन दोनों का गुजर बसर हो पाता था। सोनपुर गांव में लगभग सभी ने नए जमाने को देखते हुए अपने पक्के घर बनवा लिए थे, लेकिन बेचारी गरीब सास बहू किसी तरह अपने पुराने और कच्चे घर में ही जीवन काट रही थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था और चारों ओर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक शाम कमला अपनी बहू से, बहू, अरे ओ बहू, देख तो जरा, शायद दरवाजा खुला रह गया, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, कितनी बार तो ये किवाड़ लगा दिया, लेकिन हवा का रुख तेज है जिस वजह से वो अपने आप ही खुल जा रहा है। हाँ, क्या करें बहू, हमारे नसीब ही ऐसे हैं। ये घर और इसके दरवाजे खिड़कियाँ इतनी पुरानी और टूटी फूटी हैं कि इसमें से ठंड रुकेगी भी तो कहाँ तक। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं ये किवाड़ ढककर इसमें अंदर की तरफ से बड़ा सा पत्थर लगा देती हूँ, जिससे थोड़ी हवा कम हो जाएगी। सास बहू के घर की हालत पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, मगर जिन बेचारियों के पास अपने मन मुताबिक खाने पीने और ओढ़ने पहनने तक के पैसे ना हो, वो घर कैसे जुटाएंगी। जैसे तैसे सोनिया ने जुगाड़ करके वो दरवाजा बंद किया और खा पी कर सो गई। उनकी आंख लगे अभी कुछ घंटे हुए थे कि उनकी गाय ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। हाय रे मरजानी, राधा को क्या हो गया जो आधी रात को चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब कर रही है। अरे ओ बहू, उठकर देख तो क्या चाहिए इस राधा को। सोनिया उठकर देखती है तो बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, अपना घर कभी भी ढह सकता है, चलिए अपनी जान बचाइए। दोनों जल्दी से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, तभी उनका घर ढह जाता है। हे राम, एकमात्र ये छत ही तो हम दोनों का सहारा थी, अब हम कहाँ जाएंगी। तू इतना निर्दयी क्यों है भगवान। एक तो हमारे सर पर छत नहीं और ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। दोनों सास बहू सारी रात राधा के साथ गौशाला की उस खुली झोपड़ी के नीचे खड़े होकर गुजारती हैं। सुबह होते ही सोनिया मिट्टी के ढेर के नीचे दबे अपने सामान को बटोरती है। माँ जी, जरूरत का कुछ सामान तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब हमें रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। कल की रात तो हमने जैसे तैसे जाड़े में काट ली, लेकिन अब और नहीं काट सकते। तू चिंता मत कर बहू, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार लाती हूँ। कम से कम एक बार पक्का घर बनेगा तो हर साल रोना तो नहीं पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल रात तूफान में हमारा घर ढह गया, पक्का घर बनवाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझ गरीब की दुआएं आपको लगेंगी। दुआओं का क्या मैं अचार डालूंगा हैं? मैं बिना मुनाफे के कोई सौदा नहीं करता, समझे। पहले तुम्हें अपनी कोई चीज गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे उधार दे पाऊंगा। लेकिन मुझ गरीब के पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना झूठ बोलती हो तुम कमला। तुम्हारे पास तो हीरे के रूप में तुम्हारी जवान बहू है, उसे तुम मेरे पास गिरवी रख दे। जब तू मेरा पैसा लौटा देगी तब उसे ले जाना। नीच कमीने, तेरी सोच कितनी घटिया है। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सौदागर नहीं। एक गरीब के लिए उसकी इज्जत ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। फिर कमला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे आता देख सोनिया उससे पूछती है, अरे माँ जी, आ गई आप? क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? कमला उसको सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर सोनिया को बड़ा धक्का लगता है और वो कहती है, आज भी दुनिया में ऐसे भेड़िए बैठे हैं माँ जी, जो गरीब बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दूध खरीदने वाले ग्राहकों ने हमें दूध के पैसे दे दिए, लेकिन बहू, इतने कम पैसों में पक्का घर नहीं बन सकता। अभी वो दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सेठ अपने कुछ लोगों के साथ पहुँच जाता है और कहता है, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी ये जमीन अब मेरी है। तुम्हारे पति ने इस जमीन को मेरे पास गिरवी रखा था, लेकिन वो उसको छुड़वाए बिना ही मर गया, इसलिए अब इस जमीन पर मेरा कब्जा है। चलो अब निकलो यहाँ से। बेचारी दोनों सास बहू दुखी मन से वहाँ से अपने सामान की पोटली उठाकर चल पड़ती हैं। साथ ही राधा को भी अपने साथ ले लेती हैं। रोते रोते दोनों नदी किनारे पहुँच जाती हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू कि क्या करे। पहले तो सर से छत गई थी, लेकिन अब तो जमीन भी चली गई और हमारे पास तो और कोई जमीन भी नहीं है जहाँ हम अपना घर बना पाए। अब फिक्र मत कीजिए माँ जी, कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। फिर राधा को प्यास लगती है तो वो जोर जोर से रंभाने लगती है।
सोनिया उसको नदी की ओर पानी पिलाने ले जाती है। तभी रोते हुए सोनिया के आंसू नदी में गिर जाते हैं। उसके आंसू नदी में मिलते ही वहाँ नदी देवी प्रकट होती है, जो उनसे कहती है, तुम दोनों फिक्र मत करो बच्चों, अगर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो इस नदी पर तुम घर बना सकती हो। नदी पर घर? लेकिन यह कैसे मुमकिन है नदी देवी? सब कुछ मुमकिन है पुत्री। तुम मेरी इस नदी पर अपना घर बनाकर ताउम्र यहाँ रह सकती हो। तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा और इस नदी पर स्वयं मेरी कृपा है तो यहाँ बाढ़ या भूकंप कुछ भी नहीं आ सकता। इस नदी में तुम दोनों आराम से जा सकती हो। तुम्हारी नदी पर बने घर में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन तुम दोनों के अलावा और कोई इस नदी पर अपना घर नहीं बना सकता। ये कहकर नदी देवी अंतर ध्यान हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी देवी। सोनिया और कमला राधा के साथ बड़े आराम से उस नदी के ऊपर चलने लगती हैं। वो ये देखकर हैरान थी कि वो डूब नहीं रही थी और बिल्कुल धरती की भांति ही उन्हें नदी पर चलने का एहसास हो रहा था। बहू, घर बनाने के लिए जगह तो हमें मिल गई, लेकिन हम घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप परेशान मत होइए माँ जी, हमारा घर जरूर बनेगा, और वो भी बिना पैसों के। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना फूस, मिट्टी और गोबर से घर बनाते थे, तो बस अब हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे। इसके बाद दोनों ने सामान इकट्ठा किया और घर बनाने में जुट गए। घर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 खंभों की नींव रखनी होगी माँ जी। ठीक है बहू। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाती हुई 4 बांस के खंभे नदी पर खड़ा कर देती हैं। शुक्र है नींव खड़ी हो गई। अब इसके बाद हमें तिनकों से घरौंदा तैयार करना है। भूखी प्यासी थकी हारी सास बहू सब कुछ भूलकर अपने लिए घर तैयार कर रही थी, और आखिरकार दोनों सास बहू ने फूस की झोपड़ी तैयार कर ही ली। फिर रात हो गई। चलो बहू, फूस की झोपड़ी तो तैयार हो गई, अब इस पर गोबर की पुताई कल करेंगे। ठीक है माँ जी, अब आज रात हम इसी फूस की झोपड़ी में सोते हैं। कम से कम कल रात की तरह खुले में रहकर ठंड में तो नहीं रहना पड़ेगा। वो दोनों चादर बिछाकर लेट जाती हैं और राधा को भी अपने साथ उस झोपड़ी के अंदर कर लेती हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो बाहर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। माँ जी, अब मैं जल्दी से गहरी मिट्टी और गोबर का घोल बनाती हूँ। सोनिया ने जल्दी से घोल बनाया और उस गाढ़े लेप को फूस की झोपड़ी पर लगाना शुरू किया। फिर उनका घर बनकर तैयार हो गया। वो दोनों राधा के लिए भी एक कमरा बना देती हैं। नदी में बने उनके गोबर के घर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उनका घर सभी को बहुत पसंद आया और कुछ ग्वाले उनके पास आए और कहने लगे, सोनिया बहू, तुम्हारा घर सबको बहुत पसंद आया। हम तो कई सालों से ग्वाले रहे हैं, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि गोबर का घर भी बन सकता है। हाँ, हम सब चाहते हैं कि तुम हमारी गायों के लिए भी ऐसा ही घर बनाकर तैयार करो, और इसके लिए हम तुम्हें प्रत्येक गौशाला घर बनाने के 12,000 रुपए देंगे। दोनों सास बहू इसके लिए हामी भर देती हैं। कई दिन बीत जाने के बाद, ये देखिए माँ जी, आज गायों के बसेरे के लिए गोबर घर बनाकर हमने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। हाँ बहू, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि इस तरह गोबर का घर बनाकर हमारे ऊपर जो बरसों की गरीबी का अंधेरा छाया हुआ है वो छट जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी हाथ में बैग लिए एक पढ़ी लिखी मैडम उनके पास आती है और कहती है, नमस्ते, क्या नदी में गोबर का घर बनाने वाली सास बहू आप ही हैं? जी कहिए मैडम, आप कौन है मैडम? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मुझे यहाँ सरकार ने भेजा है। आपकी नदी में गोबर घर बनाने के आइडिया के लिए सरकार ने आपको पूरे 10 लाख का इनाम दिया है। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ने के लिए आपकी जो ये पहल है, उससे हमारी सरकार बहुत खुश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इतनी बड़ी रकम देखकर सास बहू खुशी से झूम उठती हैं। बेशक ही उनकी गरीबी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रहने के लिए अपने गोबर घर को ही चुनती हैं, क्योंकि जो परिवर्तन गरीब के लिए खुशियां ला दे वो हमेशा उनके लिए खास रहता है। भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ।
इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भिखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए। ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की थी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो। भिखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भिखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भिखू वहीं मर जाता है। भिखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भिखू का अंतिम संस्कार करती है। भिखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राज रानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। ममता राज रानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर राज रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए,
और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राजरानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है।